हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2022 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये सर्वेइंग और जियोमेट्रिक सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है बीयू थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आपको पता है 10 में से कोई 7 बनाना होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। हमारा जो है वेल कंडीशन ट्रायंगल के केस में कोई भी एंगल किस से कम नहीं होना चाहिए, 20 डिग्री से, 30 डिग्री से, 45 से, 60 से। आपको बताते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल कब कहा जाता है, जब हमारा एंगल जो है किसके बीच में रहे, 30 से 120 के बीच में रहे। 30 से कम रहेगा तो वेल कंडीशन नहीं कहलाएगा, 120 से ज़्यादा रहेगा तो वेल कंडीशन नहीं कहलाएगा। यानी कि लेस देन किससे कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से। क्वेश्चन वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, लेस देन 30 डिग्री। दूसरा क्या कहता है, द कर्वेचर एरर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड बाई। आपको जो है 4 तरह का लेबलिंग दिया हुआ है, इसमें से एक ऐसा लेबलिंग है जिसमें कर्वेचर एरर और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को एलिमिनेट किया जाता है, तो वो होता है हमारा किसमें, रेसिप्रोकल लेबलिंग में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेबलिंग का, रेसिप्रोकल लेबलिंग इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है या आपके अनुसार कुछ और होगा तो आप मेरे तक बात पहुंचाइए। अलग अलग सोर्स पे अलग अलग तरीके से आंसर रहता है। अगर आपका आंसर वैलिड प्रूफ के साथ सही रहा तो हम अपना आंसर चेंज कर देंगे। ठीक है, आप हमको आंसर कमेंट्स के थ्रू या फिर अदर सोर्स से पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीपीएस टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजिशनिंग। एक्यूरेट पोजिशनिंग के लिए जीपीएस को कितना सैटेलाइट चाहिए, 4, 10, 24, 50। एकदम सिंपल सा आंसर है इसका। क्या, इसका सिंपल सा आंसर है 4 आंसर होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा कंपटीशन में पूछता है। कितना सैटेलाइट चाहिए जीपीएस को एक्यूरेट पोजिशनिंग के लिए, 4 चाहिए। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 45 डिग्री ईस्ट। क्या कर रहा है, मैग्नेटिक बियरिंग जो है एक लाइन का, वो कितना है, साउथ 45 डिग्री ईस्ट है। डिक्लाइनेशन हमारा क्या है, 5 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, डिक्लेनेशन हमारा क्या है, 5 डिग्री वेस्ट है। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है, द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज। हमारा जो है ट्रू बियरिंग क्या होगा लाइन का, बात समझ में आ रही है। आपसे कह रहा है मैग्नेटिक बियरिंग जो है लाइन का ए बी का कितना है, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। आपको हम ये क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक साउथ। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, आपको क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 45 डिग्री ईस्ट, यानी कि साउथ से चल रहा है किधर की ओर, 45 डिग्री ईस्ट की ओर। यानी कि ये रहा आपका लाइन, कौन सा लाइन, ए बी लाइन रहा ये। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक बियरिंग हमको क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। 45 डिग्री साउथ से ईस्ट की तरफ, तो ये रहा आपका 45 डिग्री। बात समझ गए, यही आपका क्वेश्चन कहता है। अब आपको क्या कहा गया है कि एंड डिक्लेनेशन ऑफ 5 डिग्री वेस्ट, और डिक्लेनेशन कितना है, 5 डिग्री वेस्ट का है। बात समझ में आ रही है, डिक्लेनेशन हमारा कितना है, 5 डिग्री वेस्ट का है। देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा कैसा डिक्लेनेशन है, अगर हमारा वेस्ट की तरफ डिक्लाइनेशन है तो ये जो हमारा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ वाला लाइन होगा वो आगे की तरफ झुका रहेगा। ठीक है, वो हमारा किधर झुका रहेगा, आगे की तरफ झुका रहेगा, और ये बीच से पास करेगा हमारा। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 5 डिग्री का वेस्ट डिक्लाइनेशन है। ठीक है, ये जो 5 डिग्री वेस्ट है वो कैसे जाता है, ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक पीछे जाना चाहिए। अगर ट्रू नॉर्थ यहाँ पे ठीक है तो 5 डिग्री अगर डिक्लेनेशन होगा तो 5 डिग्री पीछे रहेगा। ठीक ना, तो ट्रू नॉर्थ हमारा यहाँ पे हम कहाँ बनाए, आगे बना लिया, तो ये हमारा मैनेज हो गया। अब हमको जो नापना है, ट्रू बियरिंग नापना है। तो ट्रू बियरिंग जो हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेंगे, ट्रू नॉर्थ से लेंगे। ट्रू नॉर्थ से ये लाइन हमारा कितना हो जाएगा, 45, ये ऑलरेडी था, और ये बीच में कितना हो गया, 5 डिग्री। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा साउथ 45 डिग्री ईस्ट, प्लस ये एक्स्ट्रा 5 डिग्री जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, साउथ 50 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा जो है ऑप्शन साउथ 50 डिग्री ईस्ट, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टेलुरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। टेलुरोमीटर जो है किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेलुरोमीटर हमारा जो है एक तरह का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये हमारा ईडीएम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज नोन एज। ऐसा लाइन जो कि प्लम्ब लाइंस के नॉर्मल हो, ये लेवलिंग का क्वेश्चन है आपका। वो लाइन जो किसके नॉर्मल हो, प्लम्ब लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेवल लाइन कहते हैं। लेवल लाइन हमारा क्या होता है? नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में बी यूज्ड व्हाइल प्लॉटिंग ए कंटूर प्लान। कंटूर प्लान आप बनाइएगा तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारा जो है क्या रहेगा? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा? तो पहला क्या कहता है, टू कंटूर्स लाइन हैविंग द सेम एलिवेशन कैन नॉट यूनाइट एंड कंटिन्यू एज वन लाइन। क्या कर रहा है, दो कंटूर लाइंस आपका जो है कभी यूनाइट नहीं होगा, कैनॉट यूनाइट, कभी यूनाइट नहीं होगा और एक लाइन के जैसा कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये बात तो सही है। कंटूर लाइंस क्लोज टुगेदर इंडिकेट ए जेंटिल स्लोप। नहीं, जेंटिल स्लोप इंडिकेट नहीं करता है। बात समझ गए, तो दूसरा सही नहीं है। कंटूर लाइंस अक्रॉस ए वैली लाइन एट राइट एंगल्स, सॉरी, कंटूर लाइंस क्रॉस ए वैली लाइन एट राइट एंगल्स, तो ये भी बात सही है। तो इसमें हमारा पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला तीसरा सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द बैक साइड रीडिंग ऑन ए वर्टिकल हेल्ड स्टाफ एट ए पॉइंट ए ऑन द फ्लोर अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ ए रेलवे टनल इज 3.465 मीटर। गौर से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैक साइड रीडिंग दिया हुआ कितना? 3.465 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कहता है, फोर साइड ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ। इन्वर्टेड स्टाफ कर रहा है, ठीक ना, और फोर साइड रीडिंग आपको कितना दिया हुआ है? 1.155 मीटर। आपको हाइट ऑफ टनल पूछ रहा है। तो देखिए, जैसे कि आपका क्या दे दिया है यहाँ पे, इन्वर्टेड स्टाफ दे दिया। इन्वर्टेड स्टाफ के केस में जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ टनल, इन्वर्टेड स्टाफ के केस में हाइट ऑफ टनल क्या हो जाएगा? बैक साइड, ठीक है, माइनस माइनस फोर साइड। बात समझ रहे हैं? रेसिप्रोकल, सॉरी, इन्वर्टेड स्टाफ के केस में ये माइनस माइनस फोर साइड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बैक साइड प्लस फोर साइड हो जाएगा। आप क्या लिखिएगा यहाँ से, बैक साइड हमारा दिया हुआ है 3.465 जो 1.155। आंसर कितना आएगा? जोड़ के देखिए आप, ये हो जाएगा 4.62 आएगा। 4.62 मीटर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? 4.62, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इन्वर्टेड स्टाफ के केस में देख लीजिएगा क्या करना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, एन इमेज ऑन ए हिल टॉप इज 87.5 mm from the center of a photograph. The elevation of the hill is 665 meter and the flight altitude is 4660 meter from the same datum. Image displacement due to elevation of the hill will be take f बराबर 210 mm. इमेज डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। इमेज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इमेज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू स्मॉल r स्मॉल h बाय कैपिटल H होता है। ठीक, और स्मॉल r आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 87.5 दिया हुआ है, ये रहा आपका। ठीक है, उसके बाद स्मॉल एफ एच कितना दिया हुआ है? स्मॉल एच कहाँ है? ये रहा आपका 665। और कैपिटल एच आपको क्या दिया हुआ है? कैपिटल एच दिया हुआ है यहाँ पे आपका 4660। देखिए अलग अलग सोर्स में देखिएगा, इसका अलग अलग आंसर आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन हम जो कह रहे हैं 12.48 mm यही आंसर होगा। ठीक है, और वैसे आपको एक और बात बता देते हैं, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। ठीक है, और आपको टेलीग्राम लिंक या और भी जो भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप सबका लिंक या कोई अदर अपडेट होगा तो वो सब भी वहाँ मिल जाएगा। 12.48 mm आ गया, जिसको हम लोग 12.5 mm मान लिए, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा।
लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेटिंग अप ए प्लेन टेबल एट ए वर्किंग स्टेशन इज। किसी भी वर्किंग स्टेशन पे प्लेन टेबल को सेट करने का सबसे बेस्ट सेट ये सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले लेवलिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, ओरिएंटिंग करेंगे, क्या करेंगे पहले ये आप हमको बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग का काम करते हैं, उसके बाद सेंटरिंग कर लेते हैं, उसके बाद ओरिएंटिंग कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द एरर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट में किस किस तरह का एरर होता है आपको वो बताना है। तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हो गया तो उसमें हमको क्या मिलेगा, गलत रीडिंग देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एक ये हो गया। दूसरा जो एरर होता है वो है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट करने का मतलब हमारा जो आसपास का वातावरण है वो कैसा है। जैसे कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन का बात करेंगे, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कैसा है। ये सारा चीज़ पे भी हमारा डिपेंड करेगा कौन, ईडीएम का मेजरमेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज जो भी फैक्टर बोले, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब किसको इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इफेक्ट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हमारा इस्तेमाल किया जाता है किसमें, ईडीएम में इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एनवायरमेंटल एरर भी होगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या, मशीन खराब रह गया। इन्वायरमेंटल एरर मतलब वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह देख लेंगे, ह्यूमिडिटी ये सब देख लेंगे। तीसरा चीज जो होगा पर्सनल एरर होगा। पर्सनल एरर मतलब जो भी ऑब्जर्वर है या जो भी आदमी रीडिंग ले रहा है उससे कोई गलती हो जाए। ठीक है, ऑपरेटर का मिस्टेक हो जाएगा पर्सनल एरर में, यानी कि इम्प्रॉपर टारगेटिंग, सही से वो रीडिंग नहीं ले रहा है, मिस रीडिंग हो गया, रीडिंग लेने में गलती हो गया या मेजरमेंट में गलती हो गया वगैरह वगैरह, हमारा पर्सनल एरर होगा। चौथा हमारा जो होगा मल्टी पाथ एरर हो सकता है। ठीक है, मल्टी पाथ एरर में क्या होता है कि एक्चुअली इसमें आपका एरर कब होता है, जब ईडीएम सिग्नल रिफ्लेक्ट करता है किसको, ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग, वाटर बॉडीज। ठीक है, बिल्डिंग या वाटर बॉडी जैसे ऑब्जेक्ट को जब रिफ्लेक्ट करता है तो वहां पे हमारा मल्टी पाथ एरर देखने को मिल सकता है। तो चौथा हो गया। और पांचवा एरर जो हमारा होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिशन एरर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसकी वजह से होता है, इंटरफेरेंस या फिर अटेन्युएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वजह से होता है। बात समझ गए? तो ये हमारा 5 तरह का एरर हो सकता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीपीएस, हाउ इज इट हेल्पफुल इन मैपिंग ऑफ ए रीजन। देखिए जीपीएस से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जीपीएस का क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक और चीज होता है जीआईएस। ठीक है, तो उसका होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप उसमें और जीपीएस में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ जीपीएस जैसे ही बात किया जाएगा तो इस किस चीज का बात करेगा, ग्लोबल का बात कर रहा है, वो देख लीजिएगा, ज्योग्राफिक नहीं समझ लीजिएगा। अक्सर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए आपको हम बता दिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जीपीएस होता क्या है। तो ये एक तरह का जीपीएस में हमारा क्या होता है, जैसे अभी आप लोग मोबाइल चलाते होंगे उसमें आपका जीपीएस वगैरह का उसमें इस्तेमाल होता है। तो जीपीएस एक तरह का सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस क्या है, हमारा सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जो कि हमको क्या देता है, प्रिसाइज लोकेशन बताता है। बात समझ में आ रही है? आपका धरती पर किसी समय पे प्रिसाइज लोकेशन बताता है कौन, जीपीएस बताता है। तो जीपीएस से आप क्या समझते हैं, जीपीएस का फुल फॉर्म लिख दीजिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये हमारा एक तरह का क्या है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जो कि हमारा प्रिसाइज लोकेशन बताता है कहाँ पे, धरती पर। बात समझ गए? इसमें हमारा क्या होता है कि जब हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट होता है। अकेले सैटेलाइट नहीं होता है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट होता है, जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। ठीक है, और रिसीव करता है ग्राउंड वगैरह पे, जिससे कि हमारा क्या हो सकता है, यूजर का एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड वगैरह जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। कैसे काम करता है हमारा, इसमें कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होता है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। ठीक है, जो कि रिसीवर ग्राउंड पे होता है वहां तक सिग्नल पहुंचाता है, जिससे हमारा उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन में कहता है हाउ इज इट हेल्पफुल इन मैपिंग ऑफ ए रीजन। अगर आपको किसी रीजन को मैपिंग करना है, वहां का मैप मैप वर्क करना है, या उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है, तो वो कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला जो है हमारा, इसमें हम 4 चीज देखेंगे। एक्यूरेट पोजिशनिंग, जीपीएस आपको क्या देता है, प्रिसाइज कोऑर्डिनेट देता है, जिससे हम लोग किसी भी मैप का किसी भी रीजन का एक्यूरेट मैप बता सकते हैं।
जीपीएस हमको प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स देता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रीजन का एक्यूरेट मैप्स बता सकते हैं। रियल टाइम डाटा कलेक्शन, जीपीएस के थ्रू हमको क्या मिलता है, रियल टाइम डाटा कलेक्शन मिलता है, यानी कि जीपीएस अलाउज सर्वेयर्स टू कलेक्ट डाटा इन रियल टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम है उसी समय का वो आपको डाटा दे देगा, जिससे कि हमको क्या हो जाता है, इजियर टू मैप लार्ज एरियाज, बड़ा बड़ा एरिया को मैप करना आसान हो जाता है। इंटीग्रेशन विथ जीआईएस, ये हमारा जो है किससे जुड़ा हुआ है, जीआईएस से भी जुड़ा हुआ है। तो जीपीएस डाटा को डायरेक्टली आप इंटीग्रेट का मतलब क्या, जोड़ सकते हैं, किससे, जीआईएस के डाटा से जोड़ सकते हैं, जिससे हम लोग डिटेल लेयर मैप्स या फिर वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स आसानी से लोकेट कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, रिमोट एरिया मैपिंग भी इससे किया जा सकता है, ठीक ना। रिमोट एरिया कहने का मतलब वैसा जगह जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है। जीपीएस इज स्पेशली यूजफुल इन मैपिंग रिमोट और डिफिकल्ट टू एसेस रीजन्स, मतलब ऐसा जगह जाने में जहाँ सुविधा नहीं है या वहाँ हम लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं, तो उस तरीके में भी आपका जो है जीपीएस सही से काम करेगा और वहाँ का आप सर्वेइंग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीपीएस और इसका क्या क्या उपयोग है मैपिंग में, ये हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग में ना आपसे एप्लीकेशन लगभग हर बार पूछता ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पे जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन पूछा है, हो सकता है एप्लीकेशन आपका फार्मिंग में पूछे या किसी और सेक्टर में पूछ दे, लेकिन यहाँ रिमोट सेंसिंग से एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा क्या कहता है, एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग सिविल इंजीनियरिंग का वो क्या होता है। सबसे पहला तो ये हमको क्या बताता है, लैंड यूज और लैंड कवर मैपिंग में ये हेल्प करता है, ठीक ना। लैंड यूज और लैंड कवर मैपिंग में हेल्प करता है कौन, रिमोट सेंसिंग जो है ये इस्तेमाल किया जाता है क्लासीफाई एंड मॉनिटर चेंजेस इन लैंड यूज एंड लैंड कवर। ठीक है, हमारा कहाँ अर्बन एक्सपेंशन हुआ है, कहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ है, कहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, वो सब चीज को बताने में कौन मदद करता है, रिमोट सेंसिंग मदद करता है। दूसरा हमारा क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, कि हमारा डिजास्टर कितना आया है वो चीज़ बताने में मदद करता है कौन, रिमोट सेंसिंग। जैसे कि फ्लड हमारा हुआ है तो कितना दूर तक गया है, अर्थक्वेक से कितना नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड से क्या हाल हुआ है, वो सारा चीज़ बताने में मदद करता है कौन, रिमोट सेंसिंग। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में भी हमारा मदद करता है कौन, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज जो है, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे काम आता है, कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड ब्रिज, आपको किसी रोड का जानकारी लेना है कि वहाँ पे कितना काम हुआ है या कैसा काम चल रहा है, ठीक है, या फिर किसी ब्रिज या डैम का लेना है, तो आप बैठे बैठे जो है रिमोट सेंसिंग की मदद से हेल्प ले सकते हैं। अगला टॉपिक, सॉरी, अगला हमारा जो है वो क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हमारा क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का हमारे जो है वातावरण पे क्या असर पड़ रहा है, उससे वेजिटेशन वाटर बॉडीज पे क्या असर पड़ रहा है या सॉइल इरोजन पे क्या असर पड़ रहा है, वो हम लोग बैठे बैठे पता लगा सकते हैं, किसके मदद से, रिमोट सेंसिंग के मदद से। तो रिमोट सेंसिंग हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हम लोग बैठे बैठे बहुत सी पता लगा सकते हैं, पहले कि हमारा जो है जमीन कौन सा है, वहाँ आसपास का माहौल क्या है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है कि जंगल है कि एग्रीकल्चर है, वो सारा चीज़ पता चल जाएगा। दूसरा कि अगर हमारा किसी भी तरह का आपदा आया, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो कितना आया है, उसका क्या नुकसान हुआ वो पता चल जाएगा। तीसरा, हम बैठे बैठे जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड ब्रिज डैम ये सब का जो है हालचाल ले सकते हैं। उसके बाद चौथा हमारा क्या है कि हमारा जो है कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है वो हम देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पे धूल बहुत उड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धूल बहुत उड़ रहा है, वहाँ के आसपास का पेड़ पौधा हम लोग देख लेंगे रिमोट सेंसिंग की मदद से, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पे जो है किस तरह का पॉल्यूशन चल रहा है। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग का यूज। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है न्यूमेरिकल है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में आपको हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोग्रामेट्री से लगभग हर बार एक न्यूमेरिकल 7 नंबर का पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन क्या कहता है, एन एरिया ऑफ 10 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गुना 20 किलोमीटर का एक एरिया है, जिसको आप सर्वेइंग कीजिएगा किससे, एरियल फोटोग्रामेट्री से। ठीक है, ये एक मान के चलिए एरिया है, कोई जमीन है, इस जमीन का साइज क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, 20 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा। इस एरिया का आपको क्या करना है, सर्वे करना है, कैसे, फोटोग्रामेट्री की मदद से। आगे क्या कह रहा है, एवरेज स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज
और यहाँ पे जो फोटोग्राफ का स्केल है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्राउंड एलिवेशन जो है डाटम से 400 मीटर ऊपर है। डाटम से ये जगह कितना है, 400 मीटर ऊपर है। फोकल लेंथ जो है कैमरा जो इस्तेमाल करेंगे उसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। साइज ऑफ फोटोग्राफ 23x29 रखा गया है। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, जिस जो एयरक्राफ्ट से हम लोग फोटो लेंगे उसका स्पीड कितना है, 270 किलोमीटर पर आवर है। फॉरवर्ड लैप आपको 70%, साइड लैप 30% दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या निकालना है, फ्लाइंग हाइट निकालना है, एक्सपोज्योर इंटरवल और नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालना है। तीन चीज निकालना है, फ्लाइंग हाइट, एक्सपोज्योर इंटरवल, नंबर ऑफ फोटोग्राफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहला काम न्यूमेरिकल बनाने में क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो ये जो जो चीज दिया हुआ हम लोग लिख लिए। बात समझ गए। आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि हमारा जो है 20 किलोमीटर का जो डायमेंशन है, यानी कि ये जो लेंथ है, ठीक है। तो फ्लाइट हमारा क्या मान के चलेंगे कि इसी लेंथ के अबाउट हमारा फ्लाइट मूव कर रहा है। जो एरोप्लेन या जो भी फ्लाइट से हम लोग फोटो लेंगे वो हमारा किधर कर रहा है, 20 किलोमीटर लेंथ के अबाउट। मतलब ये इस तरीके से हमारा जो है फ्लाइट जा रहा है। आपको मैरो बना के दिखा देते हैं। फ्लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, 20 किलोमीटर के अबाउट लेंगे। ये चीज हम मान लिए हैं। देखिए अलग अलग सोर्स में आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। अगर वो मान के चलिए 10 किलोमीटर के अबाउट मान लेगा तो आंसर अलग आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला एस इज इक्वल टू एफ बाई एच माइनस एच। इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कैपिटल एच निकाल लेंगे। यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए। स्केल आपका 1/10,000 दिया हुआ, रख दिए। एफ हमारा 0.2 दिया हुआ है। एच हमारा क्या हो जाएगा, एच माइनस 400। एच स्मॉल एच का वैल्यू 400 दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक ना। तो कैपिटल एच हमारा कितना निकल के आएगा, 2400 मीटर निकल के आएगा। कैपिटल एच कितना निकल के आएगा, 2400 मीटर। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फ्लाइंग हाइट तो निकल गया 2400 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन का अगला पार्ट देखेंगे और बाकी चीज निकालेंगे। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ और एक्सपोजर इंटरवल। फ्लाइंग हाइट निकल गया। चलिए हम लोग नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने के लिए हम लोग दो फॉर्मूला लेंगे। एक पहला हमारा n1 निकलेगा, दूसरा n2 निकलेगा। n1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 1000। 20 क्या है, 20 किलोमीटर हमारा लेंथ है और इसको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया। 1 माइनस 70% आपको लैप दिया हुआ है, तो वो 70% का 0.7 ले लिया इधर। और ये 10,000 तो हमारा स्केल हो गया। तो इस तरीके से हमने सारा वैल्यू ले लिया और लास्ट में +1 करना भूलिएगा नहीं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 29.8 आता है। और एक जोड़ेंगे तो 29.8 को हम लोग अप्रॉक्स 29 मान लिए। 29 + 1 30 हो गया। अब हम लोग n2 निकालेंगे। जैसे ये हमारा 20 था लेंथ। अब हमारा 10 के अबाउट लेंगे। जैसे कि आपको एरिया दिया है ना, एरिया क्या दिया हुआ था, ये हमारा एक साइड 20 था, ठीक है। और एक साइड हमारा क्या था, 10 था। 20 × 10 का एरिया दिया क्वेश्चन, आप देखिए गौर से। तो हमारा जो है इधर क्या हम लोग क्या ले लिए, 20 वाला साइड जो हम लोग ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी इस 20 वाला साइड जब हम कैलकुलेट किए तो n1 हो गया। 10 वाला साइड जब कैलकुलेट करेंगे तो n2 आ जाएगा। दोनों को लास्ट में गुना कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग n2 निकालते हैं, उसी तरीके से आ जाएगा। जैसे यहाँ n1 में हमारा क्या था, 20 था, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, 20 लिया था। अब n2 में हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 10 है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। 1000 क्यों ले लिया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए। आपको लैप जो है क्वेश्चन में 30% दिया, इसलिए 0.3 ले लिए। 10,000 तो आपका स्केल हो गया। बात समझ में, यहाँ पे भी लास्ट में 1 जोड़ना भूलिएगा नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारा जो वैल्यू पुट किया है तो इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए कितना आता है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आता है, ये आता है 6.21। 6.21 आ गया, मतलब एक बढ़ा के ले लेंगे, 7 ले लेंगे। 7 + 1 8 हो गया। अब हमको नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, n1 × n2। नंबर ऑफ फोटोग्राफ इसी से निकलता है। आज समझ गए, नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने का फॉर्मूला क्या है, n1 × n2। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू n1 × n2, यानी कि 30 × 8 240। अब देखिए आपको एक और बात बताते हैं, अलग अलग सोर्स में अगर वैल्यू अलग लेगा तो उसका नंबर ऑफ फोटोग्राफ अलग आ जाएगा। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने जो बताया वो सही है प्रोसेस के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको एक्सपोज्योर इंटरवल भी निकालना है। क्वेश्चन में पूछ रहे थे एक्सपोज्योर इंटरवल हम लोग निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ कवर्ड हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक फोटोग्राफ हमारा कितना लेंथ कवर करेगा वो हम निकाल रहे हैं। बात समझ गए। तो एक लेंथ कवर जो होगा एक फोटोग्राफ में वो कितना हो जाएगा, 690 मीटर हो जाएगा। तो एक्सपोज्योर
इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोज्योर इंटरवल बराबर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा एक्सपोज्योर इंटरवल जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 9.2 सेकंड आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो फ्लाइंग हाइट 2400 मीटर, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ 240 और एक्सपोज्योर इंटरवल 9.2 सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत खतरनाक है, ये 14 नंबर में पूछे हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ देता है और ये सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द बियरिंग्स ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रैवर्सिंग विथ ए कंपास एरिया वेयर लोकल अट्रैक्शन वाज सस्पेक्टेड। लोकल अट्रैक्शन कब होता है हमारा, जब वहां से हमारा जो है कोई अदर फ्रीक्वेंसी पास कर जाता है, ठीक ना, तो वहाँ पे हमारा लोकल अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि रेडियो वेव पास कर गया, ठीक है, या फिर तार और पास कर गया, तो वो सब चीज़ें। आगे क्या कहता है, फाइंड द करेक्ट बियरिंग ऑफ द लाइंस एंड आल्सो ट्रू बियरिंग इफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 10 डिग्री वेस्ट। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर 10 डिग्री वेस्ट दिया गया है तो आपको ट्रू बियरिंग भी निकालना है, बात समझ में ना। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से हमको चेक करना पड़ेगा किसमें किसमें लोकल अट्रैक्शन है। कैसे चेक करते हैं, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का जो अंतर है वो आपका क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर 180 से रेंज में नहीं आ रहा है मतलब वहाँ लोकल अट्रैक्शन है। जैसे कि आप देखिए पहला वाला जो है 59 डिग्री और 239 डिग्री, दोनों को अगर घटाइएगा ना तो 180 आ जाएगा, मतलब पहला पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। जब आप 239 डिग्री को में से घटाइएगा क्या, 59 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 180 हो गया, मतलब इसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा क्या कहता है, 139 डिग्री 30 मिनट, यहाँ 317 है, इसको जैसे ही घटाइएगा तो बीच का डिफरेंस 180 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इधर 30 मिनट है, इधर 0 मिनट है, तो 180 कभी एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता है, मतलब इसमें लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। उसी तरीके से बाकी का हम लोग एक एक करके सबका चेक कर लेंगे, ठीक। तो चेक करने के बाद हमको पता चलता है, अगर आप सही से देखिएगा तो चेक करने के बाद हम लोग को पता चलेगा, क्या पता चलेगा वो आपको हम बताते हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो एक टेबल ले लिए, टेबल बनाने के बाद इस तरीके से टेबल बनाइएगा, टेबल बनाने के बाद हम लोग इसमें क्या भरते हैं, इसमें हम लोग जो है अलग अलग नाम कर देते हैं। जैसे पहला में हम लोग स्टेशन लिखेंगे, लाइन, लाइन कौन सा, ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन, जो भी है तो वो लिख लेंगे। उसके बाद बियरिंग, जो बियरिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्शन, उसमें कितना करेक्शन करना होगा, और जो करेक्टेड वैल्यू है, ये कौन सा करेक्टेड वैल्यू, मैग्नेटिक बियरिंग है, ठीक है। तो ये सब हम लोग भरेंगे, तो हम लोग एक एक करके भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लाइन ए बी बी सी सी डी डी ई है, तो इसके अनुसार हमारे पास 5 गो स्टेशन है, कौन सा, ए बी सी डी ई, 5 स्टेशन है। तो ए बी सी डी ई हम लोग पांचों स्टेशन का नाम लिख दिया। अब ए से 2 लाइन गुजरा है, कौन कौन सा, पहला लाइन हमारा गुजरा है ए बी, बी सी, ए से हमारा लाइन कौन गुजरा है, ए बी, और फिर बी ए हो गया। इस तरीके से जो भी लाइन है हम लोग सबका नाम लिख रहे हैं, लिखा गया। उसके बाद हमको जो बियरिंग दिया हुआ है, जैसे कि 4 बियरिंग दिया हुआ है तो ये ए बी का बियरिंग है, ये बैक बियरिंग दिया हुआ है तो ये बी ए का बियरिंग हो गया। बात समझ गए, तो ए बी का जो 4 बियरिंग है वो यहाँ पे बढ़ा जाएगा 59, बी ए हमारा क्या हो जाएगा 239 डिग्री, यहाँ पे बी ए का बियरिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डाटा भरते हैं एक एक करके, ठीक है। बाकी का भी डाटा भर लिया जाए, ठीक। तो हमारा सबका बियरिंग लिखा गया। अब हम लोग को यहाँ से देखना है कि हमारा जो है लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन किस में, ए बी में हमारा ए बी लाइन जो गुजरा वहां पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो ए बी लाइन जो कर है ना यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं, मतलब ए बी लाइन में 2 पॉइंट आता है, एक ए एक बी, यानी कि स्टेशन ए और बी में हमारा लोकल अट्रैक्शन 0 है, यानी वहाँ कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ए बी लाइन में हमारा जो है लोकल अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि ए बी जो 2 पॉइंट है, ए बी लाइन में जो 2 पॉइंट है ए और बी, तो स्टेशन ए और बी पे कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं। तो जहां जहां स्टेशन ए और बी है उसमें आप करेक्शन 0 कर दीजिए। देखिए तो हमारा 3 जगह है, पहला स्टेशन ए हो गया, यहाँ करेक्शन 0, बी करेक्शन 0, और नीचे भी ए है, करेक्शन 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर करेक्शन 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो वैल्यू है वही करेक्टेड वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो हमारा जो 319 डिग्री 30 मिनट आया वो कैसे आ गया। अब देखिए आपको बताते हैं, हमारा जो है बीसी और सीबी लाइन क्या है, बीसी अगर 4 बियरिंग है तो सीबी क्या होगा, बैक बियरिंग होगा। बात समझ में आ रही है, 4 बियरिंग बैक बियरिंग तो समझते हैं ना। जैसे अगर हम लोग आगे की तरफ देख रहे हैं,
ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। ठीक है, अगर हम लोग बी से सी के तरफ देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हमारा दे देगा 4 बियरिंग। ठीक है, और जब हम वापस सी से बी के तरफ देखेंगे, ठीक है ना, जब हम वापस सी से बी के तरफ देखेंगे तो वो हमारा क्या दे देगा, बैक बियरिंग दे देगा। सी बी ये क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से अगर हमारा जो है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर कितना होता है, 180 होता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, अगर सर्वेइंग पढ़े तो ये बात जरूर जानते होंगे। तो इस दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 139 डिग्री 30 मिनट में 180 जोड़ दिया, 139 डिग्री 30 मिनट में 180 डिग्री को हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो हमको आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। बात समझ गए? तो यही जो जोड़ने के बाद आएगा ना, ये मेरा करेक्ट रीडिंग आएगा। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 319 डिग्री 30 मिनट, ये मेरा करेक्ट रीडिंग आएगा। ठीक, हमको आना चाहिए था कितना करेक्ट रीडिंग, 319 डिग्री 30 मिनट, और क्वेश्चन के अनुसार आया कितना, 317 डिग्री 0 मिनट। यानी कि हमारा जो है रीडिंग कम आया है, यानी करेक्शन करना पड़ेगा। कितना करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें सर जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे, तो इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 डिग्री 30 मिनट जोड़ेंगे। जो हमारा जो डाटा हमको मिला है उसमें अगर 2 डिग्री 30 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा सही रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री 30 मिनट ऐसे निकल गया। अब देखिए आपको बताते हैं, अगर कोई स्टेशन सी है उसमें जो लोकल अट्रैक्शन निकल गया, कितना निकल गया, तो 2 डिग्री 30 मिनट का ये निकल के आया एरर। तो सी से जो भी हमारा लाइन गुजरेगा सब में सेम एरर रहेगा। सी से लाइन सी डी भी गुजरा है तो इसमें भी एरर कितना रहेगा, +2 डिग्री 30 मिनट का। गौर से सुनिएगा हम क्या बोले, कोई भी स्टेशन पे अगर एक बार जो एरर निकल गया वही एरर वहां से उस स्टेशन से बार बार रिपीट करेगा। तो हमारा स्टेशन का एरर कैसे निकला, 2 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि करेक्ट वैल्यू हम निकाले यहाँ से, फोर बियरिंग बैक बियरिंग 180 होना चाहिए। तो करेक्ट 319 डिग्री 30 मिनट निकला। अब क्वेश्चन में 317 दिया हुआ था, यानी कि एरर कितना हो गया, 2 डिग्री 30 मिनट का। तो यहाँ से स्टेशन सी से ये भी गुजरा है, स्टेशन सी से सी डी भी गुजरा है, तो यहाँ भी एरर 2 डिग्री 30 मिनट। अब हम लोग करेक्ट रीडिंग इसका कैसे निकालेंगे, 215 डिग्री 15 मिनट में 2 डिग्री 30 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, 217 डिग्री 45 मिनट, ये आ गया। अब फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे अब देखिए यहाँ पे लाइन कौन सा है, सी डी है और डी सी है। सी डी और डी सी क्या हो जाएगा, एक अगर फोर बियरिंग है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग। यानी फोर बियरिंग बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 180 इस बार घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारा 180 से ऊपर है। तो इसमें घटाइए, 217 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री कीजिए 0 मिनट। हमको क्या मिलेगा, जब आप इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा 37 डिग्री 45 मिनट। ये हमारा करेक्ट वैल्यू है। अब ये जो 37 डिग्री 45 मिनट है और यहाँ दिया हुआ कितना है, 36 डिग्री 30 मिनट, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारा क्या होगा, एरर होगा। बात समझ में आ रही है? तो एरर हमारा कितना निकल जाएगा, 1 डिग्री 15 मिनट। ठीक, तो ये एरर आपका निकल के आ गया। अब आपको बताते हैं जो एरर निकल के आया है वही एरर हमारा क्या हो जाएगा, जो अभी आपको क्या बोले, जो हमारा स्टेशन डी पे एरर निकल के आया, डी से गुजरने वाला हर लाइन पे वही एरर होगा। तो डी में एरर कितना हो जाएगा, डी में एरर हो जाएगा 1 डिग्री 15 मिनट का। अब यहाँ से तो करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 208 में जोड़िए 1 डिग्री 15 मिनट, तो करेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 209 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा सारा काम हो गया सर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर अगला रीडिंग लेने के लिए, तो ये लाइन डीई और ईडी हमारा क्या है, एक फोर बियरिंग है एक बैक बियरिंग है। तो दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 180। ये वैल्यू हमारा क्या है, ये वैल्यू हमारा 180 से ज्यादा है, तो इस बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, घटाएंगे। आपको क्या घटाना है, 209 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री करना है, 00 मिनट। जो आएगा वैल्यू आप वो देख लीजिए, वैल्यू जो आएगा वो बताइए यहाँ से क्या आएगा। ठीक है, वैल्यू हमारा कितना आएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 29 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा। और एरर हमारा क्या निकलेगा, 15 मिनट का निकलेगा। तो 15 मिनट एरर यहाँ पे भी, तो उसी तरह से स्टेशन तो ई सेम ही है, तो यहाँ पे भी 15 मिनट का एरर। तो अगला जो हमारा रीडिंग आ जाएगा 318 डिग्री 45 मिनट हो गया। ठीक है, 318 डिग्री कितना हो गया, 45 मिनट हमारा रीडिंग हो गया यहाँ से। अब देखिए कि आपको क्या है यहाँ पे, अब आपको अभी तक में तो पता चल ही गया होगा, क्या पता चल गया होगा कि हमारा जो है ईए और ए, एक हमारा फोर बियरिंग है एक बैक बियरिंग है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना होना चाहिए,
180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 318 45 में से 180 घटाइए, दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 318 डिग्री 45 मिनट में 180 डिग्री घटा दीजिए। ये हमारा कि 45 मिनट 318 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 138 डिग्री बचेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या बढ़ाएगा, यहाँ पे हमारा 138 डिग्री वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 138 डिग्री 45 मिनट। अब आप देखिए कि हमारा जो है ए पे ऑब्जर्व रीडिंग जो है, जब ऑब्जर्वर लिया था तो कितना आया था, 138 45, और करेक्शन के बाद भी आंसर कितना है, 138 45। मतलब यहाँ पे करेक्शन हमारा 0 निकल के आया, यानी क्वेश्चन सही बन चुका है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आएगा तो आप चेक कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सही बना है गलत बना है। कैसे चेक कीजिएगा कि हमारा जो लास्ट वैल्यू आएगा ना, उसका बीच का अंतर अगर एग्जैक्ट 180 आ गया, मतलब आप क्वेश्चन सही बनाया। अगर एग्जैक्ट 180 इसके बीच का अंतर नहीं आता, इसका मतलब क्वेश्चन गलत बना है, आपको फिर से चेक करने का हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा 180 घटाने के बाद वही वैल्यू आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन मेरा क्या था, सही बना हुआ था। अब इस क्वेश्चन में हमको एक और चीज कहता है, क्या कहता है, ट्रू बियरिंग निकालने के लिए कहता है। तो आपको अगर मालूम नहीं है तो आपको हम बता देते हैं, ट्रू बियरिंग बराबर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन। जब आपका वेस्टवर्ड डिक्लाइनेशन होगा तो यहाँ पे आप माइनस कीजिएगा, अगर ईस्टवर्ड डिक्लाइनेशन होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन करेंगे ईस्ट के केस में, वेस्ट के केस में माइनस करेंगे। क्वेश्चन में आपको 10 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रू बियरिंग एक लाइन का हम निकाल के देखते हैं, किसका, लाइन ए बी का। ट्रू बियरिंग हमारा क्या हो जाएगा, 59 डिग्री माइनस 10, वेस्टवर्ड है तो माइनस कर दिए हैं, तो इसका ट्रू बियरिंग कितना आएगा, 49 डिग्री निकल के आएगा। उसी तरीके से हमारा जो भी लाइन है, बी ए बी सी बी सी डी, डी सी डी ई डी ई ए ई, सबका जो है ट्रू बियरिंग निकलेगा। हम सब जो है एक बार में आपको निकाल के दिखा देते हैं। हम कैलकुलेशन पहले से किए हुए थे, आप आंसर मिला लीजिएगा, आप लोग खुद से कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। कोई तरह का गड़बड़ी या दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन या पर्सनली बता दीजिएगा। समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप देख के जाइए, आपको फायदा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा फिर से। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड टेक फील्ड ऑब्जर्वेशन विथ ए थियोडोलाइट सो एज टू एलिमिनेट द फॉलोइंग। क्या कर रहा है, आप जो है फील्ड में जा करके, फील्ड मतलब जहाँ पे आपको सर्वेइंग का काम करना है। ठीक है, थियोडोलाइट से आप फील्ड में जाके किस तरीके से मेजरमेंट कीजिएगा कि आप जो है इस तरह का जो भी एरर होता है, इसेंट्रिसिटी की वजह से एरर, या फिर एडजस्टमेंट की वजह से एरर, या स्लिप की वजह से एरर, ये सब एरर को आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट मतलब क्या हो गया, खत्म करना। था आप फील्ड में थियोडोलाइट से कैसे मेजरमेंट कीजिएगा तो इस तरह का जो भी एरर है वो खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि फील्ड जो हमारा पहला एरर है वो क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर की वजह से, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर। तो अगर आपको फील्ड में इस तरह का एरर को क्या करना है, एलिमिनेट, खत्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम एंगल को ऑब्जर्व करना है दोनों वर्नियर से, ए और बी जो दो वर्नियर है, उससे दोनों से आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सेम एंगल। इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर की वजह से जो एरर होगा तो उसमें आपको क्या करना है, सेम एंगल को दोनों वर्नियर, वर्नियर ए से भी और बी से भी ऑब्जर्व कीजिए, और उसके बाद मीन ले लीजिए दोनों रीडिंग का। ठीक है, दोनों रीडिंग का क्या कीजिए, मीन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कहता है, एरर ड्यू टू नन एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट की वजह से अगर एरर हो गया तो उसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कोलिमेशन एडजस्टमेंट परफॉर्म कर लेना है। ठीक है, परफॉर्म द कोलिमेशन एडजस्टमेंट। अगर आप कोलिमेशन एडजस्टमेंट परफॉर्म करते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगा कि लाइन ऑफ साइट जो है वो परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ठीक है, अगर आप कोलिमेशन एडजस्टमेंट करते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है, अगर आप कोलिमेशन एडजस्टमेंट करते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है कि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, थियोडोलाइट के। जिससे हमारा क्या होगा, दिस इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर सो दैट इट बाइसेक्ट्स द ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। और इससे हमारा क्या हो जाएगा कि क्रॉस हेयर को ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जिससे हमको क्या मिल जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग हमको फिर मिल जाएगा। बात समझ गए। ये सब जो टर्म है अगर आप थियोडोलाइट पढ़े होंगे सही से तो उसमें सारा चीज बताया गया होगा, ये इस्तेमाल किए होंगे तो आपको मालूम होगा। अगर नहीं किए तो एक बार देख लीजिएगा या फिर आप रट लीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। हम यहाँ बैठा के उतना समझा थोड़ी सकते भाई, पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे, टॉपिक पढ़ा थोड़ी रहे। एरर ड्यू टू स्लिप, अगर स्लिप की वजह से एरर है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लैंप्स को टाइट कीजिएगा, आपका स्लिप की वजह से एरर खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं स्लिप की वजह से एरर नहीं हो तो आपको क्या करना है, क्लैंप्स को टाइट करना है। बात समझ में आ रही है।
इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर वो स्टेबल हो गया है, उसमें कोई भी तरह का मूवमेंट और वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्लिप को खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 तरह का एरर था, तीनों खत्म हो गया। आगे क्या कहता है, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियस ऑफ ए कर्व। डिग्री और रेडियस, डिग्री को हम लोग डी से दिखाते हैं और रेडियस को कैपिटल आर से दिखाते हैं। इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो बताना है। तो डिग्री ऑफ ए कर्व इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्व बाय ए कोड ऑफ 30 मीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। 30 मीटर के कोड के द्वारा जो हमारा कर्व बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहला देगा यहाँ पे। उस रेडियस ऑफ कर्व आर हो गया, आपको रेडियस ऑफ कर्व आर दिया हुआ है, डिग्री ऑफ कर्व डी दिया हुआ है, तो हमारा रिलेशन क्या निकल के आ जाता है, आर बराबर 1718.9/d। ये हमारा किस में निकल के आएगा, फिट में। अगर आप मीटर में निकालना चाहिएगा तो आर बराबर 5730/d आ जाएगा, फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इसका डिराइवेशन देखते हैं, ठीक है। तो डिराइवेशन में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमको मालूम है कि सर्कुलर कर्व के केस में हमको क्या मालूम है कि लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, ये आप बचपन में फॉर्मूला पढ़ेंगे, L इज इक्वल टू थीटा आर। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा होता है, ये कर्व बन रहा है। तो ये जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, इसको आप L कहते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको थीटा कहते हैं, और ये रेडियस हो गया। L इज इक्वल टू थीटा आर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला चीज हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जब डी डिग्री में ले रहे हैं और एल को अगर 100 फीट ले रहे हैं या 30 मीटर ले रहे हैं, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई डी बाय 180 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको मालूम है कि अगर ये चीज को आप सब्सटीट्यूट कीजिएगा, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 100 इज इक्वल टू आर इंटू पाई डी बाय 180, ठीक है। क्यों 100 लीजिएगा, क्योंकि 100 फीट का हमारा क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमारा आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 18,000 बाय पाई डी, यानी कि इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 5730/d आ जाएगा। यही चीज तो आपको प्रूफ करना था, 5730/d कैसे आएगा, ठीक है। आई होप इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है। आप ऐसे भी ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो कहाँ से क्या आया वो चीज यहाँ पे लिख के डिराइव किया गया, ताकि आप पढ़िएगा तो आपको पीडीएफ पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, ठीक है। या अगर बिना लिखे इसका डिराइवेशन देखना चाहते हैं, देखिए कैसे होगा। बिना लिखे हम कैसे इसका डिराइवेशन करेंगे बिना लिखे, तो सबसे पहले तो सर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि L इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा आर होता है, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमको क्या मालूम है, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है पाई डी बाई 180, ये भी हम लोग जानते हैं सर, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हम लोग जो है थीटा का वैल्यू कहाँ उठा कर रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। थीटा का वैल्यू हम लोग किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, एल बराबर थीटा के बदले आप क्या रखिएगा, पाई डी बाई 180, और यहाँ पे आर है, आर रख दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो है आर निकल के कितना आ जाएगा, आर निकल के आएगा, एल हमको कितना दिया हुआ है, एल इंटू 180 पाई डी निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एल का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 100 फीट दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 1800 बाय पाई का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, जो भी आता है पाई का, और यहाँ पे आपका डी रह जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आर बराबर कितना, 5730/d आ जाएगा। यही चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसमें हमने लैंग्वेज के रूप में लिख के रखा है, और ये आपका मैथमेटिकल हो गया था। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, लैंग्वेज भी मैथमेटिकल भी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ए हाईवे कर्व विच डिफ्लेक्ट्स थ्रू 80 डिग्री इज टू बी डिसाइग्नेटेड फॉर ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 100 kmph, ठीक है। हाईवे कर्व जो है, आ, हमको क्या कर रहा है, हाईवे कर्व इज डिफ्लेक्ट्स थ्रू 80 डिग्री, हमको 80 डिग्री से एक हाईवे कर्व डिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसका मैक्सिमम स्पीड क्या है, 100 kmph, 100 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो 1/4 दिया हुआ है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब दिया हुआ है। कर्व कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर आर्क विथ 2 क्यूबिक स्पाइरल्स एट द एंड। कर्व में हमारा क्या है, दो क्यूबिक स्पाइरल भी है दोनों किनारा पे। आपको सर्कुलर आर्क का लेंथ निकालना है, सर्कुलर आर्क का रेडियस निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है कंबाइंड कर्व का,
और सबका चैनेज निकालना है। फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे मान के चलो ये एक हमारा रोड है, ठीक है, रोड हमारा इस तरीके से टर्न हुआ है। जहाँ पे टर्न हुआ है ये हमारा रोड है ब्लू लाइन वाला। यहाँ पे हमारा बीच में ये क्या बना है, सर्कुलर कर्व बना है, ठीक है। और आपको मालूम है एक सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट रोड के बीच में हमारा क्या बनता है, ट्रांजिशन कर्व बनता है। तो ये आपका ट्रांजिशन कर्व हो गया, टी कर्व हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, टी कर्व हो गया। फिर यहाँ से ये आपका क्या है, स्ट्रेट रोड इधर भी है, स्ट्रेट रोड इधर भी है। तो ये जो हमारा बीच में कर्व बना है, बीच में सर्कुलर कर्व, और ये एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन कर्व और ये सर्कुलर कर्व। तो आपको तीनों का लेंथ निकालना है और तीनों का कंबाइंड लेंथ निकालना है, पहला सवाल। दूसरा आपका क्या करा है, ये जो बीच में सर्कुलर कर्व बना है उसका आपको रेडियस भी निकालना है, ठीक है। और तीसरा सवाल सबका चैनेज निकालना था। हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कि 100 किलोमीटर पर आवर रहेगा, उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे, निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 27.78 मीटर पर सेकंड आएगा। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हमको v² बाई जी आर होता है, क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ है। यहाँ देखिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो 1/4 दिया हुआ है। अब आगे क्या कहता है, यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। v² बाई जी आर बराबर 1/4 कीजिए, आपको यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। v का वैल्यू 27.78 यहाँ भी हमने निकाला है तुरंत। तो यहाँ पे पुट करेंगे हमारा कैपिटल आर यानी कि रेडियस। ये जो बीच में सर्कुलर कर्व है इसका रेडियस निकल के आ गया। बीच में ये जो सर्कुलर कर्व है इसका रेडियस कितना निकल के आ गया, 315 मीटर आ गया, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। गड़बड़ी क्या हो गया, ये 314 नहीं होगा, यहाँ पे 314.68 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 314.68 होगा। ये जीरो गलती से आ गया, लिखने में एरर हो गया, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 315 मीटर मान लेंगे। 315 मीटर क्या आ गया, ये वाला जो है रेडियस ये निकल के आया 315। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे कि हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे। ये जो ट्रांजिशन कर्व यहाँ रोड पे दिया हुआ है पहला, और ये दूसरा जो ट्रांजिशन कर्व है, दोनों का सेम लेंथ होगा और लेंथ कितना निकल के आएगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L=v³ बाय अल्फा आर, जहाँ अल्फा हमारा क्या होता है, अल्फा हमारा एक तरह का वैल्यू होता है, ठीक है। आपको तो मालूम ही है इसका वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, 0.3 ले लेते हैं इस केस में। तो इसका वैल्यू फिक्स है, उसी के अनुसार पे लिए है। हमारा यहाँ पे, सॉरी, ये वैल्यू अल्फा फिक्स नहीं है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलने में मिस्टेक हो गया हमसे। अल्फा हमारा होता है एक्सिलरेशन ड्यू टू चेंज इन एक्सिलरेशन होता है, जो कि हमको 0.3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने अल्फा का वैल्यू क्या ले लिया, 0.3 ले लिया। आर तो रेडियस अभी आप तुरंत निकाले 315, ठीक है। वी हमारा हो गया 27.78, बात समझ गए। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 226.9 यानी 227 मीटर हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकल के आया। डेल्टा एस निकाल लेंगे हम लोग। डेल्टा एस बराबर क्या होता है, L/2R रेडियन, यानी कि यहाँ से हम लोग का डेल्टा एस निकल जाएगा। डेल्टा एस का वैल्यू जो हमारा आता है कैलकुलेट करके, वो कितना आता है, 20 डिग्री 38 मिनट 48 सेकंड आता है। तो हम लोग सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे सर्कुलर कर्व के बीच का, हमारा सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। ये सब फॉर्मूला आप लगाइए, वैल्यू डालिए, पुट कीजिए, निकल जाएगा आपका। कितना निकल के आ गया, सेंट्रल एंगल 38 डिग्री 42 मिनट 42 सेकंड। लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई आर डेल्टा सी बाय 180 डिग्री। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। आर का 315, डेल्टा सी हमारा जो निकल के आया है 38 डिग्री 42 मिनट 24 सेकंड, 180 की जगह कितना निकल के आएगा, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व 212.8 मीटर। अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि हमारा जो है क्या है, हमारा जो है पहले ट्रांजिशन कर्व है, फिर सर्कुलर कर्व है, फिर ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है। तो आपको कंबाइंड का पूछ रहा है, कंबाइंड पूछ रहा है, मतलब ये हो गया ट्रांजिशन कर्व, ये हो गया सर्कुलर कर्व, और ये हो गया हमारा क्या, ट्रांजिशन कर्व। ये तीनों को जोड़िए तो ट्रांजिशन कर्व अभी तुरंत आप निकाले थे, ये कितना आ गया 227, अभी तुरंत आप निकाले थे। सर्कुलर कर्व कितना निकल के आया 212, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमारा कितना निकल के आ जाएगा, कर्व यहाँ से यहाँ तक जो है, उसके बाद फिर इधर हमारा स्ट्रेट रोड मतलब सीधा रोड हो जाएगा। तो टोटल कर्व लेंथ कितना निकल के आएगा, यहाँ से यहाँ जोड़िए तो ये हमारा टोटल कर्व लेंथ कितना होगा, हमने कैलकुलेट किया है, आप मिला लीजिएगा। अगर कुछ जोड़ घटाव में गलती हुआ होगा या कोई एरर होगा तब हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमारा निकल के आ गया, ठीक ना, कंबाइंड कर्व का लेंथ। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है शिफ्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका दो क्वेश्चन हो गया, पहला आपको रेडियस निकालने कहा था तो हमने रेडियस निकाला था,
ठीक, उसके बाद हमको कंबाइंड कर्व का लेंथ निकालने का रहा है, तो हमने कंबाइंड कर्व का लेंथ भी निकाल दिया। उसके बाद चैन निकालना है, तो हम लोग चैन निकालने के लिए पहले शिफ्ट निकालेंगे। शिफ्ट निकालने के बाद क्या निकालेंगे, टेंजेंट का लेंथ निकालेंगे। टोटल टेंजेंट लेंथ निकल जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, आर प्लस एस टेन डेल्टा प्लस एल बाई टू हमारे पास फॉर्मूला है। इससे हम लोग टोटल टेंजेंट लेंथ निकाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए और टोटल टेंजेंट लेंथ निकालिए। ठीक, अब आप आगे जो है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। आपको जो है हर तरह का लेबलिंग जो भी पॉसिबल है वो सारा टाइप बताना है और डायग्राम के साथ बताना है। तो हम लोग एक एक करके सारा लेबलिंग देखेंगे। हमारा क्या कहता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। तो हम लोग पहला लेबलिंग जो देखेंगे वो हमारा क्या है, सिंपल लेबलिंग। सिंपल लेबलिंग हमारा जो है सबसे आसान होता है, ठीक है। और ये इससे क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच का ऊंचाई का अंतर पता लगाने के लिए यूज होता है। और इसमें सबसे खास बात है सिंपल लेवलिंग में क्या, कि हम लोग एक ही जगह से दो पॉइंट के बीच का रीडिंग ले लेते हैं। जैसे कि एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम लगा दिए, तो यहाँ से हम लोग दोनों पॉइंट को आसानी से देख सकते हैं और एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपल लेवलिंग क्या है, मोस्ट बेसिक टाइप है, सबसे आसान वाला भी है। डिफरेंस एलिवेशन में हम लोग दो पॉइंट का डिटरमाइन करते हैं यूजिंग ए लेवल एंड ए लेवलिंग स्टाफ। दो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। लेवल को सेट किया जाता है एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। सिंपल लेवलिंग में क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और वहीं से दोनों जगह का रीडिंग ले लेते हैं। बात समझ गए, तो याद क्या रखिएगा सिंपल लेवलिंग में, कि एक ही पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट लगता है और दोनों जगह का हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। एक पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, दोनों जगह का रीडिंग ले लिए, सिंपल लेवलिंग। दूसरा क्या है हमारा, डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होता है, दो पॉइंट एक जगह से दिखता नहीं है, तो हम लोग अलग अलग जगह इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। जैसे हमारा एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये दोनों एक ही जगह से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जगह इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इंस्ट्रूमेंट तीन जगह लगाए, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीन जगह लगाए तब जाके मेरा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लेवलिंग है, ये है हमारा डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक, यहाँ पे डायरेक्शन बताया लेवलिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिफरेंशियल लेवलिंग में आप क्या याद रखिएगा, जब दो पॉइंट, ठीक है, आर अपार्ट और हैव लार्ज डिफरेंस इन एलिवेशन, जब दो पॉइंट काफ़ी दूर है और उसके बीच में काफ़ी ऊंचाई का अंतर है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सेटअप करते हैं। बात समझ में आ गई। और एक तरह से सीरीज बनाते हैं किसका, फोर साइड और बैक साइड का, ताकि हम लोग डिफरेंस निकाल सकें। ठीक, तो सिंपल लेवलिंग में एक जगह इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, डिफरेंशियल लेवलिंग में कई जगह हमको इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ सकता है। बात समझ में आ गया, अंतर यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशियल लेवलिंग कब करेंगे, कई जगह हमको इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ेगा और आपस में सही से दिख नहीं रहा है। अगला हमारा क्या है, फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का क्या होता है, डिफरेंशियल लेवलिंग का टाइप है, ठीक है। कंडक्ट किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस में, ताकि हम लोग जो है इंटरमीडिएट पॉइंट को मार्क कर सके और पता लगा सके। ठीक, अगला हमारा क्या है, रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग में हमारा क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में अगर कोई रुकावट आ गया, ठीक ना, अगर दो पॉइंट के बीच में कोई रुकावट आ गई, जैसे कि यहाँ देखिए ये आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट के बीच में आपका कोई रुकावट आ गया, जैसे बीच में हमारा क्या हो गया, इस ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, बीच में ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से यहाँ जो है हमारा रिवर आ गया, नदी आ गया, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में अगर हमारा कोई रुकावट आ गया, जैसे नदी आ गया, तालाब आ गया, तो उस तरीके में हम लोग जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ गए। उसके बाद दोनों तरफ से जो है एक साथ लेवल ले लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पहले एक बार स्टेशन ए पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद एक बार हम लोग क्या कर दिए, बी पे लगा दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे। ये आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। उसी तरीके से हमारा एक होता है प्रिसाइज लेवलिंग, ठीक है। डिफरेंशियल लेवलिंग का ये भी एक हिस्सा होता है प्रिसाइज लेवलिंग, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, दोनों तरफ से, सॉरी, अगर आपको बहुत सटीक ऊंचाई पता लगाना है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रिसाइज लेवलिंग करते हैं। एकदम सटीक ऊंचाई यानी कि एक्यूरेट डाटा या लगभग आपको सही चीज मिले, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिसाइज लेवलिंग करेंगे। तो हाई एक्यूरेसी इसमें देखने को मिलता है,
ये वो लेवलिंग है जिसमें क्या देखने को मिलता है, हाई एक्यूरेसी देखने को मिलता है। और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि एक्सट्रीम प्रिसीजन चाहिए, ठीक है, किसमें, जिसमें एक्सट्रीम प्रिसीजन चाहिए, ठीक है, वो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रिसाइज लेवलिंग करते हैं, मतलब डाटा गलत हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वैसा सिचुएशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। देखिए ये प्लेन टेबल सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 7 नंबर का पूछ ही देता है हर बार, समझ गए, तो इसका आप पूरा देख के जाइए। आपको जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बताना है। तो आपको एक बात बता देते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग का एक खासियत है कि हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं, ग्राउंड पे रीडिंग लेते हैं और साथ साथ हम लोग जो है ड्राइंग शीट पे प्लॉट भी कर देते हैं, लेकिन बाकी सर्वेइंग में क्या होता है, ग्राउंड पे रीडिंग लेते हैं और प्लॉटिंग घर या ऑफिस आके करते हैं, ठीक है, तो दोनों काम में क्या होता है कि दिक्कत हो जाता है, अगर गलती रहेगा तो फिर हमको अगले दिन जाना पड़ेगा फील्ड में। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी तरह का एरर हो गया प्लेन टेबल सर्वेइंग में, तो हम लोग उसी समय देख के ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा जो है कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, सबसे पहले प्लेन टेबल नाम है, तो एक प्लेन टेबल लगेगा ही। कॉलेज में जो आप ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल किए हैं वो भी आपका क्या प्लेन टेबल है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक फ्लैट बोर्ड किसके ऊपर रखते हैं, ट्राइपॉड के ऊपर रखते हैं। ट्राइपॉड मतलब ये 3 टांग वाला जिसपे आप इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ठीक, तो वो हम लोग ले लिए। दूसरा चीज जो चाहिए हमको, वो क्या चाहिए, एलिडेट चाहिए, ठीक है। एलिडेट हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट एज का डिवाइस होता है, ठीक। इससे हम लोग क्या करते हैं, अलाइनिंग करते हैं या फिर ओरिएंटेशन करते हैं किसका, ड्राइंग शीट का। तीसरा हम लोग को क्या चाहिए, स्पिरिट लेवल चाहिए, ठीक है। स्पिरिट लेवल का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लेवल द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल जो आप रखे हैं वो सही से लेवल है कि नहीं है, वो कैसे पता लगाते हैं, हम लोग स्पिरिट लेवल की मदद से लगाते हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट स्पिरिट लेवल हो गया। चौथा जो हमको चाहिए वो क्या, प्लम फॉर्क या प्लम बॉब चाहिए, ठीक है। प्लेन टेबल को सेंटरिंग करने के लिए हमारा जो है ये इस्तेमाल होता है कौन, प्लम बॉब या फिर प्लम फॉर्क, ठीक है। तो हमारा जो है 5 स्टूडेंट में पहला क्या चाहिए, प्लेन टेबल चाहिए, दूसरा एलिडेट चाहिए, स्पिरिट लेवल चाहिए, फिर प्लम फॉर्क या प्लम बॉब चाहिए, और पांचवा क्या चाहिए, यू फॉर्क और प्लम बॉब चाहिए। पांचवा क्या चाहिए, यू फॉर्क और प्लम बॉब चाहिए, ठीक है। तो यू फॉर्क और प्लम बॉब में हमारा क्या होता है कि ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे आपको पॉइंट मार्क कर, ग्राउंड पे, और वही सेम पॉइंट आपको पेपर पे मार्क करना है, तो वहाँ पे हम लोग यू फॉर्क या प्लम पॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट हमारा जनरली इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारा जो है और भी इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में इस्तेमाल, तो वो चीज़ आप अलग से हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग का वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें एक और सवाल पूछा गया मेथड ऑफ इंटरसेक्शन बताने के लिए। तो ये है आपका क्या, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। मेथड ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो है, एक बार हम लोग पॉइंट O1 पे प्लेन टेबल लगा दिए, एक बार पॉइंट O2 पे प्लेन टेबल रख दिए। पॉइंट O1 से हम लोग नाप लिए, पॉइंट O2 से नाप लिए, जो वहाँ पे एग्जैक्ट कट कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन करते हैं किसी भी पॉइंट का, कैसे, टू और मोर नोन पोजीशन से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं कैसे, 2 या 2 से अधिक नोन पोजीशन से। जैसे यहाँ पे आपका क्या, पहला नोन पोजीशन O1 है, तो O1 पे आप प्लेन टेबल लगाए, फिर आपको जो भी लाइन मिल रहा है उसको आप यहाँ पे प्लॉट किए, ये लाइन मिला, ये लाइन मिला, तो आप लाइन को प्लॉट किए। उसके बाद प्लेन टेबल उठा के कहाँ ले आए, O2 पे ले आए, यहाँ से भी हम लोग मेजरमेंट लिए, जो जो आया उसको हम लोग क्या किए, प्लॉट कर दिए। इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनएसेसेबल पॉइंट निकाल सकते हैं। और ये जो भी प्रोसेस है उसको हमने यहाँ पे समझा रखा है, आप एज इट इज रट जाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें और भी जो मेथड है, रिसेक्शन मेथड है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम है प्लेन टेबल सर्वेइंग का, वो सब इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाइए। आगे क्या कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इस 6 में से किसी 4 पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का है। तो पहला हमको क्या है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हमारा क्या होता है, इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम। इसमें हमारा जो भी डिजिटल इमेज को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है कैसे, कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से। किसकी मदद से, कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से। इमेज का क्वालिटी हमारा जो है इनहेंस, मतलब इमेज का क्वालिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक ना। इमेज का क्वालिटी इंक्रीज कर जाता है, जिससे हमको अगर कोई वैल्यूबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हमारा क्या, कॉमन टेक्निक्स। कॉमन टेक्निक्स में हमारा क्या है कि इसमें क्या क्या कॉमन टेक्निक है। पहला हमारा फिल्टरिंग, ठीक है, फिल्टरिंग करना इसमें आसान हो जाता है। या सॉरी, इसमें हम लोग फिल्टरिंग करते हैं, जैसे नॉइज रिडक्शन कर दिए, ब्लरिंग खत्म कर देते हैं।
उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, विजिबिलिटी डिटेल्स अच्छा हो जाए, एज डिटेक्शन कर सकते हैं, इमेज का क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होता है, तो रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल होता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, मेडिकल इंडस्ट्री यानी कि एमआरआई और सीटी स्कैन में इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, इमेज को खूबसूरत इन्हेंसमेंट करने के लिए या रिस्टोरेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा था क्या, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप चाहे तो अदर सोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। टोटल स्टेशन, भाई यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार पूछ ही देता है, 3 नंबर 7 नंबर कभी कभी 14 नंबर में भी, ठीक है। टोटल स्टेशन में आपको इसका जो है ना डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। टोटल स्टेशन का आप जो है डायग्राम विथ पार्ट्स, उसका जो भी पार्ट्स है और जो एप्लीकेशन है, ये तीनों चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। पहले तो हमारा क्या है, टोटल स्टेशन इम्पोर्टेंट है, उसमें भी क्या पार्ट्स और इसका एप्लीकेशन की क्या क्या यूज है, वो सारा चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। तो टोटल स्टेशन हमारा क्या एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कहाँ इस्तेमाल होता है, सर्वेइंग में। इसमें हमारा दो चीज मिला हुआ होता है, एक थियोडोलाइट और दूसरा ईडीएम, यानी कि आप इसमें डिस्टेंस और एंगल दोनों मेजर कर सकते हैं। ईडीएम की मदद से आप डिस्टेंस मेजरमेंट कीजिए, थियोडोलाइट की मदद से आप एंगल मेजर कीजिए। तो ये हमारा क्या क्या मेजर करता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करेगा, डिस्टेंस मेजर करेगा किसके मदद से, इंफ्रारेड सिग्नल की मदद से, और एलिवेशन कैलकुलेट करके दिखाएगा वर्टिकल डिस्टेंस का। फीचर्स का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग का इसमें होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा आप इसमें स्टोर भी कर सकते हैं और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, किसमें, टोटल स्टेशन में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इसको हम लोग अलग अलग तरह के सर्वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टोपोग्राफिक सर्वे, कंस्ट्रक्शन में, मैपिंग में, वो सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूरेट और इफिशियंट फील्ड वर्क देता है ये। एक्यूरेट मतलब कोई भी गलत रीडिंग या नहीं देगा, एरर नहीं होगा, ठीक है, ताकि आपका फील्ड में जो भी आप मेजरमेंट लीजिएगा सही रहेगा। इसको जो है इंटीग्रेट किया जाता है कभी कभी किसके साथ, जीपीएस के साथ, ताकि हम लोग जो है पोजीशन का एक्यूरेसी सही से बता सकें। आपको हम टोटल स्टेशन दिखाते हैं, ये है हमारा टोटल स्टेशन, ठीक ना, ये हमारा टोटल स्टेशन। इससे हम लोग एंगल और लेंथ दोनों नापते हैं। अभी के समय में टोटल स्टेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वेइंग में ये इस्तेमाल होता है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट का ये क्या है, राजा है, किंग है। मतलब अगर आपके पास ये है तो मेजोरिटी इंस्ट्रूमेंट आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपका सारा काम हो जाता है। अगला हमारा क्या, ऑटो लेवल। ऑटो लेवल क्या है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टेब्लिश ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ स्लाइड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एक तरह का लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। की कंपोनेंट इसमें क्या होता है, ऑटो लेवल में एक टेलीस्कोप होता है, जिससे हम लोग टारगेट को साइड करते हैं, मतलब जिसको देखना उसको देखने के लिए एक टेलीस्कोप होता है। उसके बाद कंपेंसेटर होता है, बात समझ गए। उसके बाद एक हमारे इसमें क्या होता है, कंपेंसेटर होता है। ऑटो लेवल का एडवांटेज क्या है, रिड्यूसेस मैनुअल एरर्स इन लेवलिंग, जो भी आपका मैनुअल एरर है उसको कम कर देता है। लेवलिंग ऑपरेशन को स्पीड कर देता है, मतलब तेजी से इसमें काम होता है। और कंसिस्टेंट और प्रिसाइज एलिवेशन मेजरमेंट देता है। इसमें आपका क्या होता है कि बार बार और सही रीडिंग देता है, ठीक है। इंसान अगर कोई गलती कर दे तो उसको क्या करता है, सुधार भी देता है, बात समझ गए। इसको कॉमनली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, फाउंडेशन और फ्लोर को सेट करने के लिए। लैंड सर्वेइंग में इस्तेमाल किया जाता है, बेंचमार्क स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑटो लेवल और उसका यूज हो गया। अगला चीज आपको डिस्टोमेट के बारे में लिखना है। डिस्टोमेट हमारा क्या, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिस्टेंस मेजरमेंट में काम होता है, यानी कि एक तरह का ये ईडीएम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो डिस्टोमेट हमारा क्या देता है, प्रिसाइज रीडिंग देता है, डिस्टेंस मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है। इसमें इस्तेमाल क्या होता है, इंफ्रारेड या फिर लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। डिस्टोमेट में हमारा क्या इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड या लेजर टेक्नोलॉजी होता है, ताकि हम लोग डिस्टेंस को नाप सकें। इसका की फीचर्स का बात किया जाए तो फास्ट और एक्यूरेट डिस्टेंस रीडिंग देता है। फास्ट और क्या बोले, फास्ट और एक्यूरेट डिस्टेंस रीडिंग देता है, बात समझ गए। एप्लीकेशन का बात किया जाए, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, तो सर्वेइंग और मैपिंग में इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन के काम में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंडोर आउटडोर इन्वायरमेंट दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको डिस्टोमेट को। अगला देखिएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड बुक। फील्ड बुक क्या होता है, फील्ड बुक मतलब जब आप सर्वेइंग करने ग्राउंड पे जाते हैं, मतलब जमीन पे या जहाँ पे भी आपका सर्वेइंग करता है, तो आपके पास एक क्या होता है, फील्ड बुक होता है, ताकि आप वहाँ जो भी चीज़ कीजिएगा उसको आप उस किताब में नोट कर सके, ठीक है। जमीन पे जाके आप जो भी नापी जोपी कीजिएगा उसको आप क्या कीजिएगा, उस किताब में नोट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड बुक कहते हैं।
फील्ड बुक हमारा कई तरह का होता है। एक होता है लेवल फील्ड बुक, जिसमें हम लोग लेवलिंग का डाटा रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि उसमें हमारा कॉलम वगैरह बना होता है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, रिड्यूस लेवल, रिमार्क्स, सारा चीज़ हम लोग लिखते हैं। तो अगर कॉलेज में आप लेवलिंग सही से किए होंगे तो आपके पास लेवलिंग का फील्ड बुक जरूर होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ट्रावर्स फील्ड बुक। ट्रावर्स फील्ड बुक में हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड्स डाटा फ्रॉम ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्स सर्वे से इसमें डाटा जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक ना। इसमें हमारा क्या क्या मेजरमेंट होता है, ट्रावर्स फील्ड बुक में एंगल, डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट मेजर करके लिखते हैं। प्लेन टेबल का एक फील्ड बुक आता है। एक्चुअली प्लेन टेबल का कोई वैसा फील्ड बुक होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सारा प्लॉटिंग वगैरह एक साथ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में एक तरह का किताब इस्तेमाल होता है, इसको प्लेन टेबल फील्ड बुक कहेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, रफ स्केच रखते हैं, एंगल वगैरह, डिस्टेंस जो भी नाप रहे हैं वो सारा चीज़ उसमें लिख लेते हैं। टोपोग्राफिकल फील्ड बुक आता है अगला। ठीक है, अगला क्या आता है हमारा, टोपोग्राफिकल फील्ड बुक। ये हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, टोपोग्राफिक सर्वे में इस्तेमाल होता है। और इसमें हम लोग नेचुरल और मैनमेड फीचर्स जैसे कि कंटूर, एलिवेशन, स्केचेस वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड बुक है। इंजीनियरिंग फील्ड बुक कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। रिकॉर्ड करता है डिटेल मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चर, अलाइनमेंट, ग्रेडियंट वगैरह को, ये सब चीज़ इस्तेमाल होता है। ठीक, तो आपके अगर लिखने आएगा टाइप्स ऑफ फील्ड बुक तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। अगला क्या है, सैटेलाइट स्टेशन। सैटेलाइट स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट स्टेशन हमारा एक तरह का क्या होता है, सेकेंडरी सर्वे स्टेशन होता है, जो कि मेन स्टेशन के नज़दीक रहता है। ठीक ना। आप रिमोट सेंसरिंग में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा कि सैटेलाइट स्टेशन क्या है, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स लिख के बता रहे हैं। अगर कोई बंदा जो कि नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो सेकेंडरी सर्वे स्टेशन होता है कौन, सैटेलाइट स्टेशन, जो कि मेन स्टेशन के बगल में होता है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब मेन स्टेशन पे जाना मुश्किल हो जाए या बीच में कोई बाधा आ जाए। ठीक है, सैटेलाइट स्टेशन हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग मेन स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे आसानी से, तो सैटेलाइट स्टेशन इस्तेमाल कर लिए। इसका हम लोग पोजीशन को जानकारी मिल जाता है ताकि हम लोग डायरेक्शन मेन स्टेशन से पता कर सकें। मेजरमेंट ट्रांसफ़र, इसमें हम लोग मेजर डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो डाटा कलेक्ट जो किया गया सैटेलाइट स्टेशन पे उसको एडजस्ट किया जाता है और मेन स्टेशन तक आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ट्रैंगुलेशन या फिर अदर मेथड जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमको एक्यूरेसी देखने को मिले। बात समझ में आ रही है, ट्रैंगुलेशन या फिर अदर मेथड इस्तेमाल करेंगे। पर्पस क्या है इसका, allows continuation of surveying when direct access to main station is not possible। अगर आप डायरेक्ट स्टेशन तक नहीं जा रहे हैं तब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टेशन तक चले गए तो फिर इसका देने का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन क्या पता भविष्य में कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाए, हम नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए हम लोग दे ही देते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्या, हमारा पी वाई क्यू सॉल्यूशन। आपको अगर कोई डाउट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन या अदर सोर्स से बताइए। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, आपके काम का बहुत सारा चीज़ मिलेगा। आप मेरा बाकी सारा वीडियो देखिए अदर सब्जेक्ट का या फिर इसी से रिलेटेड अदर पी वाई क्यू जो भी है, या इसका प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं सर्वेइंग का। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।